कल हमने पढ़ा था इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए क्या पढ़ा था हमने, थ्योरीज पढ़ी थी। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर 3 टाइप पढ़ा था हमने, कौन कौन सा, स्टेबलाइज, डिस्ट्रप्टिव और डायरेक्शनल। अब अगर हम देखें तो इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, हमने पहले पढ़ा ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, स्पॉन्टेनियस हुई, किसी ने कहा स्पॉन्टेनियस हो रही है, किसी ने कहा कि प्री एग्जिस्टिंग लिविंग मैटर से हो रही है, किसी ने कहा केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा हो रही है, किसी ने कहा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के द्वारा। अगर हम थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन देखें तो किसने थ्योरीज दी थी, लेमार्क ने थ्योरी दी थी, डार्विन ने थ्योरी दी थी, होमो डिवरीज ने थ्योरी दी थी। क्या कहा था, लेमार्क ने कहा था कि जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग स्पीसीज के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो वो अडेप्ट करते हैं या एक्वायर्ड होते हैं, और वो उन स्पीसीज के अंदर फर्दर जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं जैसे जैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा इनहेरिटेंस कैरेक्टर ऑफ एक्वायर्ड जनरेशन। ठीक है, दूसरा वो किसने कहा, डार्विन ने कहा कि जो भी स्पीसीज होती है वो नेचुरली सेलेक्ट होती है इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, और उनके अंदर जो भी वेरिएशन होते हैं वो एक से दूसरी जगह स्पीसीज में ट्रांसफर होती है, और आने वाले टाइम में वो एक डिफरेंट ही स्पीसीज बन जाती है। मतलब जैसे रेप्टाइल्स है यानी लेजार्ड है, लेजार्ड से वेरिएशन आने शुरू हुए और वो स्नेक में कन्वर्ट हो गई, यानी एक डिफरेंट ही स्पीसीज बन गई। तो थ्योरी ऑफ स्पेशिएशन या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दी, डार्विन ने दी। उसके बाद में होमो डिवरीज ने क्या कहा, होमो डिवरीज ने ये कहा कि इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशंस का होना बहुत जरूरी है, और म्यूटेशन नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होता है या किसी भी एक्वायर्ड इनहेरिटेड कैरेक्टर्स के द्वारा होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि किसी भी चीज के लिए या स्पीसीज की ओरिजिन के लिए म्यूटेशन का होना बहुत जरूरी है। जैसे फोटोसिंथेसिस में अपन CO2 और H2O रॉ मटेरियल लेते हैं, उसी तरीके से डी वरीज ने कहा कि म्यूटेशन जो है वो उसके लिए एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो उनकी थ्योरी क्या कहलाई गई, म्यूटेशन, म्यूटेशन थ्योरी। और आज का क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, इन सारी थ्योरीज का मिक्स्ड कल्चर है। मिक्स्ड कल्चर का मतलब क्या कि वो ये भी कहता है कि नेचर उसको सेलेक्ट करता है, वो ये भी कहता है कि उसमें म्यूटेशंस होते हैं तभी स्पेसीज बनती है, और वो ये भी कहता है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो 1 बाय 1 ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ inherited acquired characters in 1744 to 1829 बुक थी इनकी फिलो (1809). सेकेंड थ्योरी थी, उसको हम इसकी थ्योरी को कहते हैं नोन एज लेमार्किज्म। सेकेंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विनिज्म
और डार्विन वैलेंस थ्योरी, इन्होंने अनाउंस की थी 1 जुलाई 1858। announced by Charles Darwin, theory of speciation। theory of MongoDB 1901, known as mutation थ्योरी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ evolution। Mutation is raw material for evolution। अब हमने ये देखा कि जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं थ्योरीज के या इवोल्यूशन के, वो क्या है? लेमार्क ने अपनी थ्योरी दे दी, डार्विन ने अपनी थ्योरी दे दी, होंगो डिब्रीज ने अपनी थ्योरी दे दी, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने इन सबको अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि हमने जैसे जैसे इनकी थ्योरीज आई, इनको क्रिटिसाइज करने वाले साइंटिस्ट भी आए, उन्होंने इन थ्योरीज को चैलेंज किया, फिर इन थ्योरीज में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, कुछ चेंज डाला गया, तो वो सब नियो लेमार्किज्म, नियो डार्विनिज्म, नियो होंगो डिब्रीज थ्योरी करके ऐसे ओरिजिनेट हुई, और वो सब मिक्स होके क्या बना? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। अगर हम सबसे पहले लेमार्क की थ्योरी को देखें तो लेमार्क ने ये कहा कि जो स्पेसीज है, प्रिमिटिव स्पेसीज है, उनके अंदर कुछ चेंज आता है एनवायरमेंटल कंडीशन के द्वारा, तो उससे क्या होता है? एनिमल्स को न्यू नीड लगती है। अगर जैसे कोई एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज आ रहा है और प्रिमिटिव स्पेसीज उसमें सरवाइव कर रही है, तो उसके अंदर जो भी चेंज आया है उसके लिए उस स्पेसीज को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए हो सकता है कि उसके अंदर उसको कोई फिजिकल चेंज लाना पड़े, हो सकता है उसको कोई जीनोटाइप में चेंज लाना पड़े, हो सकता है उसको कोई बिहेवियर में चेंज लाना पड़े। जैसे चेंज का मतलब क्या है? डियर को ले लीजिए, डियर स्टार्टिंग में इतना तेज नहीं भागता था, लेकिन उसके चारों तरफ उसके एनिमीज प्रेजेंट थे, तो उसने अपने आप को कंटिन्यूसली भागते 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 रहने से उसकी जो बॉडी थी वो फास्टर हुई, स्पीड में भागने जैसे इस तरीके से डेवलप हुई कि उसके लेग स्पीडली भाग सके, उसके लेग मजबूत हुए। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे एनिमल को नई नीड लगती है, वैसे वैसे स्पेसीज अपने आप में चेंज करती है, और वो चेंज कंटिन्यूअसली नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्पेसीज बिल्कुल नई स्पेसीज बन जाती है, अपनी पेरेंटल स्पेसीज से बिल्कुल चेंज। ठीक है, लेमार्क observed that some animals
has new need and acquisition characters and inherited characters according to environmental condition. Has adapted, मतलब जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती है, एनिमल्स क्या होते हैं, नई नीड के लिए अडेप्ट होते हैं, या उसके अंदर कोई नया स्ट्रक्चर बनता है, कोई फिजिकल चेंज आता है, या उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो वन बाय वन ट्रांसफर होते रहते हैं. तो लेमार्क की थ्योरी के लिए लेमार्क थ्योरी included new need, inherited acquired characters acquisition of characters he said that according to environmental condition every individual species and population undergoes some change in their physical, behavioral or physiological change. To maintain their existence in nature. मतलब हर स्पेसीज या कोई भी पॉपुलेशन या कोई भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने अंदर कोई नई नीड लाता है, या कोई नया फिजिकल या फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल चेंज लाता है, या कोई इनहेरिटेड कैरेक्टर लाता है, या कोई ऑर्गन का यूज करता है या डिसयूज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग नई स्पीसीज बनती है, उसके अकॉर्डिंग एवोल्यूशन होता है. फर्स्ट न्यू नीड का मतलब क्या है, नई जरूरत. कोई स्पीसीज है वो ऑलरेडी किसी इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कर रही है, लेकिन अचानक से उसका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, यानी मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या लाइट बढ़ रही है या ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, कुछ ना कुछ उसमें चेंज आ रहा है. तो उस स्पीसीज को वहां पे सरवाइव करने के लिए अपने अकॉर्डिंग उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा. उसके लिए वो क्या करेगी, या तो अपने अंदर कोई बिहेवियर का चेंज लाएगी. ऐसा कर सकती है वो कि वो अगर दिन में ज्यादा एक्टिव है, डेज में एक्टिव है, तो वो दिन में एक्टिव नहीं रहे, नाइट में एक्टिव रहे. या वो ऐसा कर सकती है कि अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज लाए कि वो वाटर के अंदर भी सरवाइव कर सके और
अर्थ पे भी सर्वाइव कर सके, या वो ऐसा चेंज लाए कि वो टेम्परेट रेजिस्टेंट हो जाए, यानी उस टेम्परेचर को अपने अंदर रेजिस्टेंट कर सके, उसको टॉलरेंट कर सके। तो ये जो चेंज लाने की जरूरत पड़ रही है वो क्या कहलाती है, न्यू नीड। या फिर उसका फूड डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके खाने के लिए जो कॉम्पिटिटिव स्पेसीज थी वो ज्यादा बन रही है, तो उसके लिए फूड उसको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेगी, अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज लाएगी जिससे वो उस फूड को छोड़ के किसी दूसरे फूड पे डिपेंडेंट होके लाइव रह सके। तो इसीलिए न्यू फीड का मतलब क्या है, नई जरूरत। स्पेसीज नीड फूड, स्पेस, water, home for their life, but due to some changes they originate new need for their survival of life. It may be change in their shape, size, behave, their food type, एक्सेट्रा। यानी वो सर्वाइवल के लिए कुछ भी चेंज कर सकती है अपने अंदर, या तो उनकी शेप में चेंज हो, या उनकी साइज में चेंज हो, या वो फिश से बर्ड में चेंज हो जाए, या नई स्पीसीज में चेंज हो जाए। इस तरीके से जो भी नई नीड हो रही है वो क्या कहलाती है, उनके लिए न्यू नीड। ठीक है, न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गन्स, food and physical change known as न्यू नीड। न्यू नीड के बाद में क्या पढ़ेंगे हम, सेकेंड है इसकी थ्योरी का एक्विजिशंस ऑफ कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, किसी भी एनिमल के लिए नई जरूरत पड़ी, तो उसकी कैरेक्टर्स में क्या चेंज आया, जो चेंज आया वो उसमें है या नहीं है। ठीक है, तो यूज एंड disuse of organs, innate tendency, third environmental changes, change, acquired characters। ठीक है, तो एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर्स को समझने के लिए हमें तीन चीजों का समझना बहुत जरूरी है। एक इनेंट टेंडेंसी। इनेंट टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है, हर स्पीसीज की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को किसी भी सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर जनरेट कर दे, यानी
उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकती है सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यूज एंड डिसयूज का मतलब जिस ऑर्गन का हम ज्यादा यूज करते हैं वो स्ट्रांग हो जाता है, लार्जर होता है और एक्टिव रहता है। जिसका हम नहीं यूज करते हैं वो क्या करता है, वीक, स्मॉलर और कई बार रिड्यूस हो जाता है। एनवायरमेंटल चेंज, एक्वायर्ड कंडीशन, जैसे एनवायरमेंटल चेंज आया है तो हमारी जैसे ही नई जरूरत बनी है तो वो हमारे बिहेवियर में चेंज ला रही है, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर हमेशा बना रहेगा, वो क्या कहलाता है, एनवायरमेंटल चेंज, एक्वायर्ड कंडीशन। और ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब क्या, लाइफ लॉन्ग एनवायरमेंटल चेंज आते रहते हैं और जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंज आते हैं उसी तरीके से हमारी स्पीसीज भी चेंज होती रहती है, हमारे अंदर भी चेंज आता रहता है। देखे तो इंडेंट टेंडेंसी, species have tendency to modify into a complex form from a simple pre-existing species due to change of environmental condition। मतलब जो सिंपल फॉर्म थी, जो प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज है, उससे चेंज करने की कैपेसिटी उनमें होती है, उससे कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने की कैपेसिटी उनमें होती है। तो ये कैपेसिटी क्या कहलाती है, इनेट टेंडेंसी। उसके बाद में सेकंड, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यूज एंड डिसयूज का मतलब क्या, कंटिन्यूअस यूज ऑफ ऑर्गन, may be make larger, active and strong organ, and disuse of organ make weak, small, defective, sometimes may be reduced। मतलब क्या, जो ऑर्गन ज्यादा काम आ रहा है वो ज्यादा डेवलप होता है, जो ऑर्गन काम नहीं आ रहा है वो जनरली डिस्ट्रॉय हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है या स्मॉल हो जाता है या वीक हो जाता है या अनयूज्ड ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब क्या बचा, एनवायरमेंटल चेंज कैरेक्टर्स। एनवायरमेंटल चेंज की वजह से कौन कौन से कैरेक्टर्स एक्वायर्ड होते हैं, मतलब ये कि जैसे ही एनवायरमेंट में चेंज आना शुरू हुआ, वहां पे ड्रॉप हुआ या वहां पे लाइट ज्यादा आनी शुरू हुई या वहां पे कोल्ड ज्यादा हुआ,
extreme change in the environmental condition like drought, cold, snow, flood, starvation of food, space, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन में बहुत ज्यादा चेंज होता है तो स्पीसीज क्या होती है, अपने अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को लाती है या अडॉप्ट करती है कि जिसकी वजह से वो उस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके. स्पीसीज अडॉप्ट some characters for survival of their life, known as acquired characters or this process is lifetime. और जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का प्रोसेस है वो लाइफ टाइम चलता रहता है, और लाइफ टाइम चलता रहता है तो ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये कैरेक्टर्स 1 बाय 1 जनरेशन के अंदर जाते रहते हैं, और आने वाले टाइम में क्या होता है, जैसे 20 जनरेशन के बाद में एक नई स्पीसीज का ओरिजिन होता है. ठीक है, these characters passed in generations after many generations they form new species. अब क्या होगा, जब नई नीड बन गई एनिमल्स की, उसके बाद में उनके एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी डेवलप हो गए, तो क्या होगा, इन कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होगा. दैट थर्ड प्रोसेस इनहेरिटेंस of acquired characters. Lamarck believed that acquired characters inherited in one generation to another generation by transfer of inherited material. यानी
पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग से फर्दर ऑफस्प्रिंग्स, और इसी तरीके से फर्दर होते होते ये क्या बना लेती है, न्यू स्पेसीज। आफ्टर few generation these acquired character transfer lead a new species that is different from parent species। ठीक है, अब इसके अगर एग्जांपल्स हम देखें, एग्जांपल formation of forelimbs and increasing in neck length। ठीक है, किसकी, जिराफ की। मतलब जिराफ की जो नेक है वो लंबी हो रही है, तो उसके लिए क्या करेगा, लेमार्क का थ्योरी काम करेगी। कैसे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो जिराफ बने वो डियर लाइक एंसेस्टर से बने, यानी प्रिमिटिव जो डियर्स थे उनसे ये जिराफ का फॉर्मेशन हुआ। कैसे, डियर का जब फॉर्मेशन होता है उनकी जो नेक होती है वो थोड़ी स्मॉल रहती है, और वो क्या करते हैं, वहां पे जो भी प्रेजेंट हर्बिसाइड्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं या जो लीव्स होती हैं उनको खाते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो उनको खाते हैं उससे थोड़ा सा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ उनकी साइज में, उनकी शेप में, और जैसे ही उनका इंक्रीजमेंट हुआ उनकी नेक भी इंक्रीज होने लगी। वो ऐसी जगह पे रहने लगे जहां पे जो ट्रीज है वो थोड़ी टॉल थे और उनकी लीव्स जो थी थोड़ी टॉल थी। तो जब वो उस फूड के लिए सर्वाइव कर रहे थे तो उनको अपनी गर्दन को ऊंची करके खाना पड़ता था, यानी उनकी गर्दन में स्ट्रेच होता था, उनकी गर्दन में खिंचाव होता था। कंटिन्यूअसली खिंचाव होने की वजह से उनकी नेक धीरे 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 डेवलप होने लगी, और रिजल्ट क्या रहा, उनकी बिल्कुल लार्ज नेक हो गई जो कि उनके फूड के लिए जरूरी था। यानी उनकी न्यू नीड क्या थी, जो भी जिराफ की प्रिमिटिव स्पीसीज थी उनकी न्यू नीड क्या थी, उनकी फूड के लिए उनकी गर्दन का लंबा होना, तो वो क्या थी, उनका न्यू नीड। फिर उनका एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर्स कैसे हुआ कि उनकी जो गर्दन है वो धीरे 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 लंबी होने लगी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन। और एक स्पीसीज की गर्दन लंबी नहीं थी, स्मॉल थी, दूसरी की थोड़ी लंबी हुई, तीसरी इनहेरिटेड स्पीसीज जो था, जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर था कि उसकी गर्दन थोड़ी सी लंबी है, वो उस स्पीसीज में ट्रांसफर हुआ, उसके ऑफ स्प्रिंग बने, उसकी ऑफ स्प्रिंग की गर्दन उनसे भी लंबी थी, फिर उनकी ऑफ स्प्रिंग बने, उनकी गर्दन उनसे भी लंबी थी। तो फर्दर जो जिराफ बना वो ऐसा जिराफ बना जैसा कि हम आज की डेट में देखते हैं, बिल्कुल ही लंबी नेक वाला, और जिनके फोरलिम्स भी अच्छे से डेवलप हो इस तरीके से। यानी डियर लाइक प्रिमिटिव एंसेस्टर से जिराफ का बनना क्या कहलाता है, लेमार्किनिज्म।
originated by deer-like ancestors feed upon leaves of trees. ठीक है, they stretched their neck continuous stretching and use of neck result larger neck of जिराफ. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इस थ्योरी के लिए जिराफ का है, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, रेप्टाइल्स और स्नेक का.